नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। सत्ता का संघर्ष, लोकसभा चुनाव 2024 और भारत एक्सप्रेस की टीम बिहार के सासाराम संसदीय क्षेत्र में है। सासाराम संसदीय क्षेत्र सुरक्षित है और यहां का अपना एक इतिहास है और जहां पर हम खड़े हैं वो एक ऐतिहासिक स्थल भी है, क्योंकि हमारे ठीक सामने शेर शाह सूरी का मकबरा है जो 1545 में बना था और इसके बारे में ये कहा भी जाता है कि ये भारत का दूसरा ताजमहल है। एक पर्यटन स्थल के तौर पर भी इसे देखा जाता है, लेकिन यहाँ के लोगों की थोड़ी नाराजगी जरूर दिखाई देती है कि उस तरह से ये विकसित नहीं हो पाया। यहाँ पर अगर 1952 से लेकर 2019 के चुनाव तक का सफर देखेंगे तो 1989 तक यहाँ पर सिर्फ एक प्रत्याशी ही जीतते रहे और देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे, रक्षा मंत्री भी रहे, जगजीवन राम। कांग्रेस के टिकट पर जीते और अपना आखिरी चुनाव उन्होंने अपनी ही पार्टी से कांग्रेस से अलग होकर जनता पार्टी में आए थे और फिर अलग होकर अपनी पार्टी बना ली थी कांग्रेस जगजीवन, और वो उससे जीते थे। उसके बाद यहाँ से 2 बार छेदी पासवान जीते जनता दल के टिकट पर, फिर जगजीवन राम की बेटी यहाँ से चुनाव जीती 2004 और 2009 का, और मीरा कुमार, और फिर लोकसभा की स्पीकर बनी। और फिर 2014 और 2019 का चुनाव छेदी पासवान बीजेपी में आए और चुनाव यहाँ से जीते। लेकिन इस बार यहाँ पर 7वें और आखिरी चरण में मतदान है और उम्मीदवारों की घोषणा अभी किसी पार्टी बीजेपी को छोड़कर किसी भी पार्टी ने नहीं की है। छेदी पासवान जो सिटिंग एमपी हैं, उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह पर शिवेश राम यहां से चुनाव जीते हैं और शिवेश राम के पिता मुनीलाल भी यहां से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर 1996, 1998 और 1999 का 3 बार वो चुनाव जीत चुके हैं। सुरक्षित क्षेत्र है और यहाँ करीब करीब 17 लाख वोटर्स हैं, 54% के आसपास पुरुष मतदाता हैं और 47% के आसपास महिला मतदाता हैं। अब इस बार का चुनाव क्या होगा, मतदाताओं का रुख क्या है, ये हम आज जानेंगे। क्या है यहाँ के चुनावी वायदे और लोगों की क्या यहाँ के नए जो सांसद बनेंगे उनसे क्या उम्मीदें हैं। हमारे साथ यहाँ के अलग अलग दल से जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनसे हम जरा उनके रुख को जानेंगे। पहले जरा ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी की जीत 2 बार के चुनाव में हुई थी, यहाँ के सांसद थे, इस बार का टिकट जो है उनको नहीं मिला, नए उम्मीदवार जीते हैं। क्या उम्मीद इस चुनाव में 2024 का जो नतीजा आएगा उससे आप लगा रहे हैं? मेरा नाम अभिषेक तिवारी हुआ, भाजपा युवा जिला अध्यक्ष रोहतास। देखिए, हमेशा से यहाँ पे जिस तरह का कंडीशन रहा है, 2 बार पिछले बार भी भाजपा का यहाँ पे परचम लहराया था, इस बार भी भाजपा पूर्ण बहुमत से आ रही है और भाजपा बिहार में 40 की 40 सीटों पे आ रही है और सासाराम में हम बहुत ही मजबूती से लड़ रहे हैं और यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। उम्मीदवार बदलने की क्यों जरूरत पड़ी? देखिए, भाजपा एक संगठन की पार्टी है, कोई व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है और भाजपा संगठन ने ऐसा देखा और सोचा कि हम यहाँ एक नया उम्मीदवार देते हैं। तो नरेंद्र मोदी जी ने एक सबके लिए बोला था कि हम हर सीट पर सिर्फ कमल के निशान को ही अपना उम्मीदवार मानेंगे और यहाँ के सभी कार्यकर्ता सिर्फ कमल के निशान को ही अपना उम्मीदवार मानते हैं। बीजेपी ने उम्मीदवार बदला और किसी भी दल ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। इस बार का चुनाव आप किस तरह से देख रहे हैं? इस बार का चुनाव बहुत ही सुंदर होगा। जो जितने भी बीजेपी ने वादा किया था, एक भी वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी पर हो या महंगाई पर हो, बेरोजगार आज इस तरह दर दर भटक रहे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारे नेता तेजस्वी जी ने 17 महीने में 4 लाख रुपए नौकरी देने का कार्य किया और उनको अगर मौका मिलता है इस बार इस सरकार में, इंडिया के सरकार में, तो जरूर और युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये उम्मीद है पूरे देश को, इस युवाओं को इस इंडिया गठबंधन से उम्मीद है। उम्मीदवार बीजेपी ने अपना घोषित कर दिया, इंडिया गठबंधन से अभी तक कोई उम्मीदवार नहीं आया। वो भी जल्द उम्मीदवार आ जाएगा। हमारे यहाँ गठबंधन में कांग्रेस को सीट मिला है, कांग्रेस भी जल्द ही अपने उम्मीदवार की घोषणा करेगी। इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच का ये चुनाव, नरेंद्र मोदी वर्सेस इंडिया गठबंधन, सासाराम कहाँ है? सासाराम मेन धुरी है। सासाराम एक ऐसा ऐतिहासिक जगह है जहाँ क्या आप बताया ना 1545 में शेरशाह का मकबरा बना।
1545 में यहाँ से ये व्यक्ति जाके दिल्ली का राजा बना, हिंदुस्तान का राजा बना। यह धुरी है, यह यहाँ का रक्षा मंत्री दिया है, यहाँ का उप प्रधानमंत्री दिया है, लोकसभा का अध्यक्ष दिया है, यहाँ पर मजबूत और ताकतवर यहाँ के सांसद दिए हैं, जो कि भारत की संवैधानिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। आपने इनसे पूछा कि अभी तक क्यों नहीं इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मिल नहीं रहा है इन लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी के तुलना में खड़ा करने लायक आदमी मिल ही नहीं रहा है। उधेड़-बुन में है लोग, किसको दें टिकट, किसको दें, कोई मिले उस लायक तब ना। 2 बार के सांसद का टिकट कट गया। अभी मेरे भाई ने बताया, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला करती है वो सोच समझ करके और देश और समाज के हित को ध्यान में रखते हुए करती है। ये उनका अंदरूनी मामला है। मैं जनता दल यूनाइटेड का जिला प्रवक्ता हूं, मैं ज़्यादा इस पर विशेष टीका टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उनके आला कमान के द्वारा जो यह कदम उठाया गया है वह देश हित और समाज हित और लोकहित को ध्यान में रख के उठाया गया है। चुनाव मोदी के नाम पर है। बिल्कुल, चुनाव मोदी और विकास के नाम पर है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी नेता हैं, सर्वमान्य नेता हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उनके साथ साथ विकास के नाम पर भी। अगर आपको ये लग रहा है कि ये चुनाव बहुत आसान है एनडीए के लिए? देखिए, आज जो देश में चुनाव है ना, 2 व्यक्तियों के साथ है। एक अमीरी के साथ चुनाव है, एक गरीबी के साथ चुनाव है। एक नफरत वालों के साथ चुनाव है, एक मोहब्बत वाले के साथ चुनाव है। तो देश में जो नफरत का माहौल है, जो अमीरी और गरीबी के बीच का जो फासला है, उसके बीच में लड़ाई। और हम जो लोग, हमारे गठबंधन जो लड़ाई लड़ रहा है, जो राहुल गांधी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, मोहब्बत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस देश में अमन चैन भाईचारा रहे। तो लड़ाई निश्चित तौर पर डिफिकल्ट है, कठिन है, और हम लोग इसमें लड़ाई में मोदी को टक्कर देने का काम करेंगे। लेकिन एक पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी यहाँ पर आरजेडी के पीछे चलने लगी है। नहीं, देखिए, कहने का तात्पर्य है कि हमारा बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और हम लोग आरजेडी के पीछे नहीं चलते। हमारा आरजेडी जो है पार्टनर है, अलायंस पार्टनर है, और हम लोग उसके साथ हैं। अलायंस पार्टनर है, साथ है, आरजेडी के साथ गठबंधन है कांग्रेस का। लेकिन सवाल अब ये है कि यहाँ पर जो उम्मीद लोगों ने की थी, क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं, और क्या इस बार के चुनाव में मुद्दा होना चाहिए और होगा? अभी तक तो यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, युवाओं के साथ जो खेल किए, विकास जो वादा किए, 15 लाख रुपया देंगे, हर व्यक्ति के खाते में जाएगा। तो यहाँ युवा जो है, सारी उनकी जितनी भी विडंबना है, जितने भी झूठे वादे हैं, सबको समझ चुकी है। और युवा ने अपना मन बना लिया है कि हम लोग तेजस्वी का महागठबंधन का साथ देंगे और तेजस्वी का हाथों को मजबूत करेंगे। हम लोग का विकास जो है तेजस्वी है, इसलिए 17 साल विकास तेजस्वी का करना है, या बिहार का, या देश का? नहीं, देश का तो हमारे लोग का सर्वमान जो गठबंधन का राहुल गांधी हम लोग का है ही, मगर हम लोग जहाँ हैं, जिस राज्य में हैं, वहाँ हम लोग का युवाओं ने मन बनाया कि तेजस्वी जी को हाथ को मजबूत करें, महागठबंधन को हाथों को मजबूत करें, और तेजस्वी जी और महागठबंधन को दिल्ली गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। हम लोग तन मन से लगे हुए हैं और हमारे सारे युवा में जोश है कि इस बार जो मोदी जी का संकल्प यात्रा जो निकला, संकल्प चल रहा है, उनको हम लोग धराशायी करने का काम करेंगे। लेकिन युवाओं के लिए तो मोदी सरकार का के कई कार्यक्रम हैं, और बड़ी संख्या में जो नए वोटर्स हैं वो उनके साथ जुड़ भी रहे हैं और उनको जोड़ भी रहे हैं। स्टूडेंट्स के साथ भी, उनका जो बोर्ड का एग्जाम देते हैं उनके साथ भी उनकी वार्ता चलती है, उन्हें भी वो संबोधित करते हैं। मोदी जी का जो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उस पर जय श्री राम युवा बोल रहे हैं। कभी नौकरी की बात नहीं बोल रहे, भूल गए हैं मुझे नौकरी ही चाहिए। युवा केवल जय श्री राम बोलने में व्यस्त है, वो अपना रोजगार भूल गया। युवा को बरगलाया गया कि नहीं, ये मंदिर से ही तुम्हारा काम चलने वाला, मंदिर से काम चलने वाला नहीं है। जब चलेगा तो रोजगार से चलेगा, उसको रोजगार देना पड़ेगा युवा को, तब युवा को रोजगार जाकर के उसको हक मिलेगा। कई योजनाएं भी आई हैं रोजगार के लिए। सरकार ये कह रही है कि सरकारी नौकरियां ही केवल नहीं है, कई दूसरे भी कार्य हैं, और उसके लिए सरकार उन्हें मदद भी कर रही है। कौन सा कार्य है? पकौड़ा बेचने का कार्य है। सरकारी नौकरी खा रही है मोदी सरकार, रेल बेच रही है, हवाई अड्डा बेच रही है, एयरपोर्ट बेच रही है, सारे चीजों को प्राइवेट कर रही है। तो लेकिन रेलवे में नौकरी के बदले जमीन का मामला तो उधर से आया। देखिए, ये एक मुद्दा बना रहा है लोग, ठीक है, लेकिन जो असली मुद्दा है उसको भटकाने के लिए बहुत सारा विदेश में चल रहा है जो स्थिति,
कि जो असली मुद्दा है बेरोजगारी और युवाओं का रोजगार, ये मुख्य मुद्दा है आज का। इसको ढकने के लिए सारे मुद्दे को, इस असली मुद्दा को गौण करने के लिए तरह तरह के मुद्दे उठाई जा रही है देश में। अब इनका आरोप है कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। सर ऐसा ऑप्शन दे, युवा बेरोजगार है। सर ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए क्या युवाओं को कि तुमको हम नौकरी देंगे, तुम 2 कट्ठा जमीन मेरे नाम से कर दो, या ऐसा ऑप्शन दे दिया जाए युवाओं को कि तुम दूसरे रास्ते पर चलो, गलत रास्ते पर चलो। ये तो कोई उचित बात नहीं ना है। बेरोजगारी और महंगाई ये 2 बड़े मुद्दे हैं और इसको लेकर विपक्ष हमेशा से सरकार को घेरता रहा है, सरकार से जवाब भी मांगता रहा है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। रह गया बात की बेरोजगारी का, तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से लेकर और सभी क्षेत्रों में नौकरियों की भरमार है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है। पहले की तुलना में हर चीज़ दोगुनी हो गई है। जैसे यूनिवर्सिटी लीजिए, एम्स लीजिए, और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, मोबाइल क्षेत्र में लीजिए, दूसरे पैदान पे भारत आ गया है। हर क्षेत्रों में डेवलपमेंट हो रहा है और ये डेवलपमेंट इनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। इनको क्यों नहीं दिखाई पड़ रहा? क्योंकि उन्होंने कभी भारत को समझा नहीं, कभी युवाओं को समझा नहीं। अगर आज युवाओं को अगर समझते तो डायरेक्ट रूप से युवाओं को कह रहे हैं कि जय श्री राम बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या अपने धर्म के प्रति जय श्री राम बोलना क्या गुनाह है? अगर एक युवा जय श्री राम बोल रहा है तो गुनाह नहीं कर रहा है। जय श्री राम वो इसलिए बोल रहा है कि मोदी जी ने भारत में विकास के साथ साथ धर्म की भी बात की। और क्यों बात किया? क्योंकि जब धर्म है, हमारी पहचान है, तो सब कुछ है। विकास अगर नहीं रहता तो क्या पूरे भारत में लोग अंधे हो चुके हैं? सिर्फ विपक्ष के पास आंख है, सिर्फ हल्ला करने के लिए आंख है। आज पूरे इतिहास उठाकर देख लीजिए कि सबसे अधिक अगर बेरोजगारी है तो मोदी शासनकाल में, सबसे अधिक महंगाई है तो मोदी शासनकाल में है। जीडीपी आप कर्जों में डूबा हुआ है। भारत 173,000 करोड़ के कर्ज में डूबा हुआ है। इतने साल के इतिहास में इतना अधिक कर्जा देश में कभी नहीं हुआ था। तो आज जो है महंगाई, बेरोजगारी, देश कर्ज से डूबा हुआ है। और केवल जो मीडिया है मोदी जी को, माने हम तो आप एक तरीका से कहेंगे कि मोदी का बिकाऊ हो चुका है, वही चीज ये मत कहिए। अब आप मीडिया पर आ जाते हैं। अब आप मीडिया पर, आप चुनाव नहीं जीत पाते, आप चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं तो मीडिया पर क्यों? कभी देश का सब मुद्दा नहीं, क्यों नहीं दिखा रहा? क्यों नहीं दिखा रहा? देखिए, अब मीडिया पर नहीं, मीडिया पर नहीं। आप, ये आपकी कमी है, ये आपकी कमी है और आप अपनी कमी को दूसरे पर फेंक रहे हैं। आप एनडीए से लड़ नहीं पा रहे हैं, आप एनडीए से नहीं लड़ पा रहे हैं, आप मोदी से नहीं लड़ पा रहे हैं और आप मीडिया को बीच में लेते आते हैं। नहीं, देखिए, मीडिया क्या, मीडिया आपसे बात कर रही है, आपसे बात कर रही है, आपकी बात को हम सुन रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं ना, आपकी बात को हम सुन रहे हैं। आप अपनी बात कह रहे हैं, आप लाइव चैनल पे बात कर रहे हैं, नेशनल चैनल पे, भारत एक्सप्रेस पे बात कर रहे हैं। कहाँ आपको दबाया जा रहा है? कहाँ आपको रोका गया? आप अपनी बात को इनको नहीं नहीं कर पा रहे हैं और आप मीडिया पर आ रहे हैं। देखिए सर, आप यहाँ पे स्थानीय मुद्दा लेके आए हैं। यहाँ का जो प्रत्याशी है एनडीए का, उनका नाम है शिवेश राम, जो हवाई है, बाहरी है, जो पैराशूट लेके आप आ गए हैं। पैराशूट से नहीं उठता है, लेके यहाँ गिर गए हैं। मैंने करोड़ों। उनके पिताजी को आपने 3 बार चुना, तब वो बाहरी नहीं थे। पिताजी उनका कुछ किया ससुराल में? आज तक तो नेता 3 बार चुना ना, 3 बार चुना तो आपने जानता है, 3 बार आपने से लगातार रहे, इसलिए उनको मैंने चुना भी। ये अभिषेक पिता यहाँ पर रहे लेकिन बेटा बाहर क्यों? वो छोड़ दीजिए, मुझे दुनियावी, हम लोगों को देश दुनिया से नहीं मतलब है। हम अपना सांसद यहाँ चुन रहे हैं, हमारा रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा जाता है। आप जहाँ अभी खड़े हैं यह सासाराम है। अच्छा, मीरा कुमार कब की यहाँ की हो गई? मीरा कुमार कब की यहाँ हो गई? अगर आप ये देखेंगे मीरा कुमार, वो तो उधर, तो शिवेश राम के पिता भी यहाँ के सांसद थे। लेकिन गायब है ना अभी शिवेश राम, कुछ अभी तक वो यहाँ एक बार आया, कल ही आया। ये बोल रहे हैं महीने में चुनाव। कभी आपको दुख हुआ, कभी आपको दुख हुआ कि 1952 से 1989 तक का सांसद? एक मिनट, कभी आपको दुख नहीं? एक मिनट, बिजनेसमैन आदमी है, बिजनेसमैन अडानी अंबानी के बेच दिया है देश को। रेलवे बेच दिया, एयरपोर्ट में सब। कहाँ बेचा? कौन है रेलवे? नहीं, कहाँ रेलवे? अब देखिए, हाँ, ये कौन रेलवे? अरे देखो, एक मिनट, अब आप बताइए। नहीं, एक मिनट,
सवाल 10 साल से ये आप क्यों नहीं पूछ पाए 10 साल तक? पूछिए जाके, आप 10 साल तक क्यों नहीं पूछ पाए? आपने वोट देकर जिसको जिताया, आपने वोट देकर जिसको जिताया, सुनिए, आपने वोट देकर जिसको जिताया, उससे आपने क्यों नहीं पूछा? चौपट राजा आसाराम का बापू चला है मोदी। नहीं, ये सब नहीं। देखिए, यही दिक्कत है कि आप कहीं और चले जा रहे हैं। यही दिक्कत है। नहीं, प्लीज, ये सब नहीं। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं। किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं आप कीजिए। आप किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी मत कीजिए प्लीज। अब आप ये बताइए कि 1952 से 1989 तक जो आपका यहाँ पर नुमाइंदा रहा, जो देश का रक्षा मंत्री रहा, जो देश का उप प्रधानमंत्री रहा और कई विभागों में मंत्री रहा, स्वतंत्रता सेनानी नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रहे, उनको दिल्ली में जगह नहीं मिली, उनको चंदवा में उनको जलाया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। आपको दुख नहीं हुआ? आपकी सरकार थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, आपको दुख नहीं हुआ? बता रहा हूँ आपको, सुनिए मेरा बात। बहुत सारे लोगों का ऐसा नहीं, पहले बात आप मेरा सुन लीजिए। बहुत सारे हमारे जो सनातन धर्म में हिंदू परिवार है, बहुत सारे लोगों का मनसा होता है कि हम अपने पैतृक गांव में मेरा दास। उनकी मंशा नहीं थी। नहीं, अब आप इसको डिफेंड मत कीजिए। देखिए गलत। अरे हम क्या बोले, 2 ही शब्द बोलेंगे। जितनी भी पार्टियां हैं सब में कमी है, मगर सब में अच्छा है ये बीजेपी जो मोदी की है। बस और कुछ नहीं। जवाब देते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी बोल रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी उसको नहीं देखना है, सिर्फ कमल को देखना है। पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं, ठीक है। और यहाँ के लोग, बिहार से जो भी ट्रेन गुजरती है उसमें जाकर देखिए, बिहार के लोगों को मजदूर भेड़ और बकरी बनाकर उन्हीं के राज्य में ये 2014 से हुआ क्या? नहीं, 2014 से हुआ क्या? 2014 के पहले क्या? मिटाने के लिए हम लोग उनको वोट दिए, उसी को मिटाने के। कमी आई है ना? कमी आई है। और यहाँ लोग जाते हैं, वहाँ उनको नौकरी करते हैं और वहीं के लोग मालिक बनते हैं और यहाँ कमी आई है, गाली देते हैं। ये शर्म की बात नहीं है। बहुत अच्छे प्रश्न किए हैं आप। ये शर्म की बात नहीं है। एकदम अच्छे प्रश्न किए हैं। अगला खराब था तो हम लोग जिताकर अच्छे लोगों को बढ़ा दिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये अचानक से बदल जाएगा? प्रश्न पा रहे हैं, माने जाते हैं, उसको अपमानित किया जाता है। हम वोटर हैं, किसी को जिताते हैं, अगला में कमी पाए तो हमने किया, आवाज उठाना चाहिए। तो अब मीडिया की बात है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि वो कहे थे कि अच्छा दिन आएगा। आप बताइए कौन सा अच्छा दिन आया? आपने कहा कि 15 लाख हर के अकाउंट, किनके अकाउंट में है बताइए? आपने उस 15 लाख का नहीं, उस 15 लाख का डिफाइन भी किया। अब आप देखिए, आप वो बोले कि 2 करोड़ हर साल नौकरी देंगे। आप लोग ही जाने कहाँ 2 करोड़ दें? डाटा दिखाएं। हम किसी पक्ष के नहीं हैं, हम वोटर हैं। हम किसी पक्ष के नहीं, हम वोटर हैं। गरीब लोग इन लोगों के बारे में सोचते हैं। अब बताइए, अब एक बात बताइए कि आप बोले थे कि सबका साथ सबका विकास, सरकार ऐसे किया तो हम भी ऐसे सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास। किनका साथ हुआ, किनका विकास हुआ, किनका विश्वास हुआ? आरक्षण का मुद्दा देखिए। अगर नहीं हुआ, एक मिनट सर, एक मिनट, आप उसको कीजिएगा। अगर नहीं हुआ तो 200, अगर नहीं हुआ तो 285 से 300 पार कैसे हुआ? और बहुत महत्वपूर्ण बात सर, एक महत्वपूर्ण बात, कोई भी नेता लोग हो, चुनाव आता है तो पूरा का होलसेल आ जाते हैं और चुनाव बाद बिल में खोजे तो नहीं मिलते हैं। ये कौन देखेगा? ये आप देखेंगे, ये जनता देखेगी। नहीं, ये जनता भी देखेगी ना। आपने वोट दिया तो ये आपकी कि वो आपके पास आए और आप भी बन सकता है। नहीं, कानून क्यों नहीं बनाया जाए? अरे भैया मुद्दा की बात करें जा, भैया के रोजगार के लिए जिसको प्रत्याशी बनाया गया है, उनका नाम है शिवेश राम नाम है उनका। ये पूछिए पूरा क्षेत्र के जनता से कि शिवेश राम को कौन जानता है? किसी ने देखा है? एक मिनट रुकिए, मुरारी प्रसाद रुकिए ना भाई, पहले आप बोले, सुनिए, रुकिए। देखिए शिवेश राम जी का, एक मिनट रुकिए, जवाब लेंगे। ये सब आरोप का कोई मतलब नहीं। अब आप आरोप का कोई मतलब जो कि आप प्रूफ नहीं कर सकेंगे। देखिए सर, शिवेश राम जी जिनका नाम है टिकट दिया है, वो यहीं के मिट्टी में जन्म लिए हैं। उनके पिताजी ने यहाँ लंबे समय तक अपना जो भी है शासन किया और लोगों की सहायता की। वो कोई नया नाम नहीं है संगठन में। पहले सुनिए, रुकिए, पहले आप रुकिए। अब क्या है,
कि जब उनको मौका दिया गया है वो एक बेहतर सांसद बन के यहाँ से दिखाएंगे। यही वो जन्म लिए हैं, उनकी जन्म यहाँ हुई है, ठीक है। अब रह गया बाहरी का मुद्दा, वो बाहरी कैसे हो सकते हैं? उनका जन्म जब यहाँ हुआ, यहीं रह के बाल विकास विद्यालय यहाँ पे है, बाल विकास विद्यालय है, वहाँ 1 से 5 तक की उनकी पढ़ाई हुई है, तो कैसे वो यहाँ बाहरी हो सकते हैं? रह गया बाहरी, तो बाहरी तो सोनिया गांधी जी हैं, बाहरी तो सोनिया गांधी जी हैं। और आ गया मुद्दे की बात, तो विपक्ष के पास मुद्दा कहाँ है? अभी मीडिया को गाली देना, इनका तो यही परम कर्तव्य बन गया है। 10 साल यहाँ बीजेपी के जीता हुआ कैंडिडेट थे, 10 सालों में यहाँ बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती तो यहाँ आज रेलवे का ये ट्रेन जो है राजधानी तमाम ट्रेन रुकती, जो यहाँ सासाराम के लिए ट्रेन था रुक नहीं पाया, गया चला गया। और यहाँ पर एयरपोर्ट होता, सासाराम के सांसद कुछ कर नहीं पाए, हारने के डर से यहाँ पर प्रत्याशी बदलने का काम बीजेपी ने किया। नहीं मिला है, बात कर रहे हैं हराने की ना, जो पुलवामा में भी है वो बौखला गई है। उनको पूरा भय हो गया है कि हमको इस वर्ष 2024 में जो है, हमको महागठबंधन के जितने भी उसमें समर्थित लोग हैं उनसे उनको भय हो गया है। उनके पास सीबीएस ईडी, बताइए रांची में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया गया, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। आरोप लगा, जांच हो रही है, अगर वो ठीक होंगे तो हट जाएंगे, वापस बाहर आ जाएंगे। तो पहले भी किया है ना, 6 महीना पहले भी उनको जेल में डाल देते हैं, इस समय चुनाव में जेल में डालने की क्या आवश्यकता है? समय के हिसाब से, समय के हिसाब से वो भयभीत हो गए, डर हो गया है कि अगर ये बाहर रहेंगे तो हमको कुछ ना कुछ हमको अनहोनी होगा। इन्हीं के बारे में तो लालू जी भी बहुत कुछ बोले थे और आज साथ में मंच शेयर कर रहे हैं तेजस्वी। एकदम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब उनके लोकतंत्र ईडी के डर की वजह से, ईडी की डर किससे नहीं, ईडी के डर से नहीं, लालू जी तो ईडी से डरते ही नहीं है, पूछा जाए इसलिए कोई गलत ही नहीं है। देखिए इसमें करप्शन की लड़ाई है, ठीक है ना, और जिन्होंने भारत के पैसा खाया है उनको तो जेल जाना ही होगा। और रह गया जो भी जेल जा रहे हैं, फंड का हिस्सा दिलवा दीजिए, जो भी जेल गए हैं उनके पास भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत मिले हैं। ईडी और सीबीआई आज काम कर रही है तो भारत सरकार की कही जा रही है कि वोट डलवा दे रहा है, ऐसा नहीं है। रह गया देखिए केस, लालू यादव जी जेल गए, आज अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं, भाजपा ने केस नहीं किया है, अरविंद केजरीवाल जेल गए, रुकिए पहले, अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता ने आकर क्या बोला? हमने कंप्लेन किया है, इसकी जिम्मेदारी हमको दी जाए। तो भाजपा क्या कर रही है? आप तो सिर्फ दोष देना जानते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की मोदी जी की नीति है, सिर्फ हम उस पर कायम है, आपस में ही ये लोग बचे हुए हैं। नीतीश जी के साथ एनडीए कितना मजबूत है? 100% मजबूत है। चिराग के साथ भी बिल्कुल मजबूत है। जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन है सर, वो एक दूसरे का मजबूती से साथ देगा चुनाव में और इसका परिणाम सुंदर देखने को मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, ये दोनों की जुगलबंदी बहुत अच्छी है और मिलकर के ये लोग विकास का काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। और बिहार में तो देखिए नीतीश कुमार तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी को भी। लेकिन सवाल ये है कि आप मोदी से लड़ाई लड़ रहे हैं या सासाराम के विकास के लिए कर रहे हैं? सासाराम के क्या मुद्दे हैं? सासाराम के क्या मुद्दे हैं? अगर सासाराम में कांग्रेस पार्टी की सरकार देश में होती, जो होती, अब क्या चाहिए? एयरपोर्ट बनने वाला था, यहाँ एयरपोर्ट बनने वाला था, समझ गए। और बीजेपी के शासन में आने के बाद एयरपोर्ट यहाँ से उड़ गया, ठीक है। देखिए कांग्रेस ख्याली पुलाव के सहारे पूरे भारत को बरगलाती है और जिस तरह का नीति कांग्रेस का रहा है, देश ने उसको ठुकरा दिया, कभी भी अब वापस नहीं आने वाली है। आप यहाँ एएसआई के अंडर में आता है ये संस्था, ये रोजा है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है, भारत सरकार की संस्था है। आप ये शेरशाह सेकंड ताज ऑफ इंडिया कहा जाता है। आप अपना कैमरामैन को बोलिए घुमाइए पीछे और देखिए ये क्या कचड़े का मार लगा हुआ है। ये विश्व का धरोहर है, विश्व का 10 साल से यहाँ सांसद हैं। इन्होंने टिकट सही कहा कि भाजपा परिवार की पार्टी है। भाजपा प्रशासन कभी आप लोगों ने नहीं कभी यहाँ के लोगों ने प्रशासन से बात की इसको लेकर? प्रशासन क्या करेगा? एएसआई प्रशासन ही साफ करेगा ना, फंड एएसआई से आता है। सफाई तो प्रशासन करेगा। चीजें होती है ना, एएसआई बैठे हुए जनता से पूछिए, जो पानी दुर्गंध देता था तो यहाँ तक आता था, उसकी साफ सफाई हुई है, उसकी रंगाई पोताई हुई है।
कैमरामैन को दिखाइए ना यहाँ क्या पड़ा हुआ है। ये देखिए किसी आप कैमरामैन को बोलिए दिखाने के लिए। आगे आप लोग साथ नहीं समझा। देखिए अगर पहले के सांसद हमारे छेदी पासवान थे, ठीक है, छेदी पासवान के टिकट कटने के कारण अब क्या मतलब हुआ हम लोग जानते नहीं इसके बारे में। आ रहा क्या कि लोकल कैंडिडेट होना चाहिए यहाँ का, ठीक है। सुरेश राम अगर मोदी जी ने भेजे हैं उनको तो क्या सोच के भेजे, अगर हो सकता है वो भी बढ़िया काम करे। अगर छेदी पासवान ने बढ़िया काम नहीं किया होगा उनका टिकट कट गया होगा। ऐसे में चाहिए था मुरारी प्रसाद गौतम भी है, कुछ और लोग भी है, उनको टिकट मिलना चाहिए था। लोकल लोगों को आप किसी एक ही को मिलेगा, ठीक है। ये सासाराम संसदीय क्षेत्र के लोग अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए लोग, और इन लोगों ने अपनी बात रखी। कुछ नाराजगी भी रही, जो सिटिंग एमपी हैं उनसे या दूसरे जो एमपीज थे उनसे भी नाराजगी रही। लेकिन अब देखना है कि 2024 में जो जीत कर आएगा वो सासाराम में कितना बदलाव कर पाएगा, और इनकी उम्मीद जो है उन उम्मीदों पर वो कितने खरे उतरेंगे। वोट तो इनको देना है, वो वोट इनको देना है, लेकिन अभी तक 7वें चरण में है। आखिरी चरण में 1 जून को यहाँ पर वोट डाला जाएगा। बीजेपी को छोड़कर अभी किसी ने यहाँ गठबंधन की तरफ से कांग्रेस का उम्मीदवार यहाँ पर आएगा। अब कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। बहरहाल इंतजार सबको है, जब उम्मीदवार सब आ जाएंगे सामने तो जनता एक बार फिर अपनी राय बनाएगी और 1 तारीख को वोट देने जाएगी। इसी अपील के साथ कि लोकतंत्र के इस महापर्व में वोटर अपने वोट देने जरूर जाएं और अपने मताधिकार के प्रयोग के जरिए अपने क्षेत्र के एक बेहतर उम्मीदवार का चयन करें, ताकि देश एक और मजबूत धारा में आगे बढ़े और अपनी मजबूती के साथ। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सत्ता का संघर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में सासाराम से मेरे साथ कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ अभी इतना ही। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद।